बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस एंड कैरियर मैनेजमेंट सब्जेक्ट का आज हम 15th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक ब्रीफ सा रीकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या चीज़ें डिस्कस की थी। मेजरिंग रिजल्ट्स एंड बिहेवियर का सब्जेक्ट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें हमने मेजरिंग रिजल्ट्स, डिटर्मिनिंग अकाउंटेबिलिटीज़, डिटर्मिनिंग ऑब्जेक्टिव्स, characteristics of objectives, determining performance standards, characteristics of good performance standards हमने डिस्कस किए थे और पढ़े थे। आज के लेक्चर का एजेंडा ये है, मेजरिंग बिहेवियर। इंडिकेटर पढ़ेंगे हम, कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी, कंपैरेटिव सिस्टम्स, एडवांटेजेस ऑफ कंपैरेटिव सिस्टम्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपैरेटिव सिस्टम्स एंड एब्सोल्यूट सिस्टम्स हम डिस्कस करेंगे। मेजरिंग बिहेवियर्स। रिजल्ट मेजर past performance, behavior points to future performance. Clearly, measuring both employee and organizational behavior is of strategic importance. Results जो होते हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस की बुनियाद पे बनते हैं। बिहेवियर्स पॉइंट करते हैं फ्यूचर परफॉर्मेंस की तरफ, और एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दोनों स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अ बिहेवियर अप्रोच टू मेजरिंग परफॉर्मेंस इंक्लूड्स द असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज। बिहेवियर अप्रोच परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए कॉम्पिटेंसीज की असेसमेंट पर मबनी होती है। कॉम्पिटेंसीज आर मेजरेबल क्लस्टर्स ऑफ नॉलेज। कॉम्पिटेंसीज वो क्लस्टर ऑफ नॉलेज होते हैं जो कि मेजरेबल होते हैं। स्किल्स एंड एबिलिटीज दैट आर क्रिटिकल इन डिटर्मिनिंग हाउ रिजल्ट्स विल बी अचीव्ड। यानी कि कॉम्पिटेंसीज वो क्लस्टर्स ऑफ नॉलेज, एबिलिटीज एंड स्किल्स होते हैं जो कि मेजरेबल होते हैं और क्रिटिकल होते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स अचीव होंगे, हासिल होंगे। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेंसीज आर कस्टमर सर्विस, रिटन और ओरल कम्युनिकेशन, क्रिएटिव थिंकिंग एंड डिपेंडेबिलिटी। कॉम्पिटेंसीज के एग्जाम्पल में कस्टमर सर्विस आती है, रिटन और ओरल कम्युनिकेशन शामिल होती हैं, क्रिएटिव थिंकिंग एंड डिपेंडेबिलिटी। We can consider two types of competencies: differentiating competencies, number 2, threshold competencies. We can consider two types of competencies. Number 1, differentiating competencies, which are those that allow us to distinguish between average and superior performance. यानी कि डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसीज वो कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो कि हमें अलाउ करती हैं फ़र्क करने में, डिस्टिंग्विश करने में बिटवीन एवरेज एंड सुपीरियर परफॉर्मेंस, कि एवरेज और सुपीरियर परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है। थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसीज कौन सी होती हैं? ये वो कॉम्पिटेंसीज होती हैं दैट एवरीवन नीड्स टू डिस्प्ले टू द जॉब टू अ मिनिमली एडिक्वेट स्टैंडर्ड। यानी कि ये वो कॉम्पिटेंसी है जो कि कोई भी जॉब कंप्लीट करने के लिए मिनिमम लेवल पर जो कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड होगी उसे थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी कहेंगे। एज एन एग्जाम्पल, फॉर द पोजीशन ऑफ टेक्नोलॉजी IT प्रोजेक्ट मैनेजर, अ डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसी इज प्रोसेस मैनेजमेंट. Process management is defined as ability to manage project activities. मिसाल के तौर पे अगर कोई जॉब एक पोजीशन के लिए है
जो प्रोजेक्ट आईटी मैनेजर की है उसके लिए डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसी ये होगी कि वो प्रोसेस मैनेजमेंट की एबिलिटी रखता हो। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब है कि वो बासानी मैनेज कर सके प्रोजेक्ट की तमाम एक्टिविटीज़ को। फॉर द सेम पोजीशन अ थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी इज चेंज मैनेजमेंट। सेम पोजीशन के लिए जो थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी है वो चेंज मैनेजमेंट होती है। द चेंज मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ बिहेवियरल साइंसेस, ऑपरेशन एंड रिलेशन स्किल्स एंड सेंसिटिविटी टू मोटिवेटर्स। उसी सेम पोजीशन के लिए अगर कोई थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी की ज़रूरत है तो वो क्या होगी? चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी इंक्लूड करती है बिहेवियरल साइंसेस, ऑपरेशनल रिलेशन स्किल्स एंड सेंसिटिविटी टू मोटिवेटर्स। लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज ज़ीरोक्स कैपिटल सर्विसेज, इसकी हम केस स्टडी अब डिस्कस करेंगे। एट ज़ीरोक्स कैपिटल सर्विसेज, identifying leadership competencies was the first step in successful leadership development program. Xerox Capital Services में identify leadership competencies यानी कि leadership competency को identify करना was the first step in successful leadership development program। यानी कि वो क्वालिटीज आइडेंटिफाई करना फर्स्ट स्टेप था इन सक्सेसफुल डेवलपमेंट प्रोग्राम। Xerox Capital Services is jointly owned by Xerox Corporation and General Electric. The company specializes in financing, risk analysis and credit approval and employs 1,800 people in United States. जो मेन सर्विसेज ज़ीरोक्स कैपिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी उनमें फाइनेंसिंग, रिस्क एनालिसिस, क्रेडिट अप्रूवल थी और 1800 एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड स्टेट्स में इसमें मुलाजमत कर रहे थे। अ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एट ज़ीरोक्स कैपिटल सर्विसेज वाज फोकस्ड ऑन हाई पोटेंशियल फ्यूचर लीडर्स दैट वर करंटली in pre-management roles. Xerox Capital पे एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा था जो कि फोकस कर रहा था ऑन हाई पोटेंशियल फ्यूचर लीडर्स पे, जो कि इस वक्त करंटली प्री मैनेजमेंट रोल्स में काम कर रहे थे। An important step in development training sessions was to identify the key competencies of leaders in the organization. एक बहुत important step in developing training sessions ये था कि आइडेंटिफाई किया जाए key competencies of leaders in the organization. This process involved senior managers giving their opinions about what was most critical for leadership success in the company. After a clearly defined list of 12 competencies was identified, a curriculum was developed that included readings and a specific course each week on each topic. In summary, Xerox Capital Services provides an example of the importance of identifying competencies and how the competencies can be used within the context of performance management system. यानी कि Xerox Capital Services ने 12 competencies की एक लिस्ट आइडेंटिफाई की और एक करिकुलम डेवलप किया जो इंक्लूड करता था रीडिंग्स एंड स्पेसिफिक कोर्स ईच वीक ऑन ईच टॉपिक। यानी कि Xerox Capital Services ने लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में वो कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई की जो कि लीडर्स के अंदर होनी चाहिए और फिर उन्होंने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को उसकी स्पेसिफिक कोर्स ट्रेनिंग भी दी।
और फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में उन तमाम कॉम्पिटेंसीज़ को उन्होंने यूज़ किया। इंडिकेटर, टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट टू विच एन एम्प्लॉय पोजेस अ कॉम्पिटेंसी वी मेजर इंडिकेटर्स। इस बात को समझने के लिए कि एम्प्लॉय कौन सी कॉम्पिटेंसी पोजेस करता है, हमें एक इंडिकेटर चाहिए होता है। एन इंडिकेटर इज़ अ बिहेवियर इफ डिस्प्लेड सजेस्ट दैट द कॉम्पिटेंसी इज प्रेजेंट। इंडिकेटर एक बिहेवियर होता है जो कि सजेस्ट करता है, जो कि अगर डिस्प्ले किया जाए वो बिहेवियर, तो उससे हमें पता चलता है कि कॉम्पिटेंसी मौजूद है। नाउ वी विल डिस्कस अ केस स्टडी। एन ओनर manager of a fast-growing business in Zimbabwe recently explained how his company severed ties with a well-known software development company who had been contracted to install and support enterprise resource planning software। यानी कि एक ओनर और मैनेजर एक फास्ट ग्रोइंग बिजनेस का, जो कि एक्सप्लेन करते हैं ज़िम्बाब्वे में वो काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, एक्सप्लेन करते हैं किस तरह उनकी कंपनी के टाइज ख़त्म हो गए, किस तरह उनकी कंपनीज के ताल्लुकात ख़त्म हो गए एक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी के साथ, जो कि उनकी कंपनी में ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर इम्प्लीमेंट कर रही थी। When asked if the reason for ditching this well-known supplier had anything to do with lack of competency, that is technical skill and knowledge, he surprisingly told that when it came to technical proficiency, the supplier was unrivaled, but the problem was of behavior. He revealed that he had a problem with a senior technician assigned to deal with his company. Though the technician could do his job very well, he had a big attitude problem, and because he do not want to listen and discuss with anyone about anything, we cut business ties with the supplier and opted for another supplier whom, in his words, you enjoy working with. Here is a company that perhaps prides itself in superior technical competency as its competitive advantage. Perhaps in their performance management system, the ERP supplier measures their technicians on their ability to successfully install and maintain a client's software. They could be tracking that by measuring the number of requests to rectify installation and maintenance related problems. Perhaps our technician is considered high performer on the basis that his clients do not request for reworks. He gets things right for the first time. After all, by a consistent record of right first time installations, is he not saving the company on fuel costs and unbilled rework time? यानी कि अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस की जिसमें ये बताया गया कि ज़िम्बाब्वे में एक वेल ग्रोइंग फास्ट बिजनेस ERP सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना चाहता था अपनी कंपनी में। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कैंसिल कर दिया। और जब उससे पूछा गया बिजनेस ओनर से कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों किया और ताल्लुकात ख़त्म क्यों किए, तो उन्होंने बताया कि ताल्लुकात ख़त्म करने की वजह उसकी टेक्निकल इनकॉम्पिटेंसी नहीं थी। उस ERP सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका एटीट्यूड था। यानी कि उन सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटर्स में और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये कि वो एटीट्यूड प्रॉब्लम था। वो डील नहीं कर पाते थे अपने कस्टमर्स को सही तरह से, और वो किसी बात का सही तरह से जवाब नहीं देते थे, जिसकी वजह से उन्होंने उनसे उस कंपनी से अपने ताल्लुकात ख़त्म किए, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किए और एक और कंपनी के साथ शुरू किया जिसका मोटो था कि यू एंजॉय वर्किंग विद। उस कंपनी ने एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया हुआ था। उसके टेक्नीशियंस भी बहुत
टेक्निकली स्ट्रॉन्ग थे नॉलेज और एबिलिटीज़ के लिहाज से, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे थे। उस कंपनी में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ये मैयर करता था कि कितनी क्लाइंट कंप्लेंट्स आई हैं इंस्टॉलेशन के बाद, यानी कि उस चीज़ पे उनकी परफॉर्मेंस मैयर की जाती थी उन टेक्नीशियंस की जो वहाँ पे सिस्टम इम्प्लीमेंट करते थे ERP का। तो इस बेसिस पे कंपनी की, चूँकि उन्होंने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में ये चीज़ एम्बेड कर दी थी, शामिल कर दी थी कि एक टेक्नीशियन की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रेटिंग डिपेंड करेगी क्लाइंट कंप्लेंट्स पे, तो वो टेक्नीशियंस सही काम पहले ही दफ़ा में करते थे, सही इंस्टॉलेशन पहले ही दफ़ा में, कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, कि दे डिड राइट जॉब फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, पहले ही दफ़ा से वो इस तरह काम करके आते हैं कि कोई शिकायत ना हो, कोई कंप्लेंट ना हो। तो इस तरह वो कंपनी अपनी फ्यूल कॉस्ट भी बचा रही थी, अनबिल्ड रीवर्क टाइम भी बचा रही थी, और मार्केट में एक इमेज भी क्रिएट कर रही थी। However, when the first supplier in this situation might be oblivious of is that behavioral side of the technician is posing a serious business risk. It might take a while for the company to realize the damage to future business prospects the brilliant but behaviorally risky technician is causing. यानी कि जो पहली कंपनी थी जिसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ था, वो टेक्नीशियन उस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस रिस्क बन गया था, क्योंकि वो टेक्नीशियन बहुत से ऐसे क्लाइंट्स को डेटर कर सकता था, ऐसा बहुत से ऐसे क्लाइंट जो कि उस कंपनी से काम करवाना चाह रहे थे, लेकिन उस क्लाइंट की, उस टेक्नीशियन की बुरी शोहरत की वजह से बहुत से क्लाइंट हो सकता है कि उस कंपनी से काम ना करवाएं, और ये टेक्नीशियन उस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस रिस्क बन चुका था, और हो सकता है कि जब वो कंपनी इस चीज़ को रियलाइज़ करे तो बहुत देर हो चुकी हो। 5 indicators whose presence would indicate the existence of consideration competency are the following. 5 indicators कौन से हैं जो कि existence of consideration competency करते हैं? नंबर 1, सपोर्ट सबऑर्डिनेट्स प्रोजेक्ट, कि वो सबऑर्डिनेट के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं। नंबर 2, ask about the well-being of employees lives outside of work, कि वो पूछते हैं एम्प्लॉयज़ की आउटसाइड वर्क लाइफ कैसी है। encourage subordinates to reach their established goals, कि वो सबऑर्डिनेट्स को encourage करते हैं कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। get to know employees personally, कि वो पर्सनली लोगों को जानते हैं, एम्प्लॉयज़ को जो उनके साथ काम करते हैं। शो रिस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉयज़ वर्क एंड होम लाइफ्स, कि वो एम्प्लॉयज़ की वर्क और होम लाइफ्स दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी, इन डिस्क्राइबिंग अ कॉम्पिटेंसी द फॉलोइंग कंपोनेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट। डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियरल इंडिकेटर्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड when someone demonstrates a competency effectively. Description of specific behaviors that are likely to occur when someone does not demonstrate a competency effectively. List of suggestions for developing the competency in question. ये 4 जो हमने components पढ़े, ये हर सूरत में present होने चाहिए अगर हम कोई competency define करते हैं, यानी कि उसकी डेफिनेशन, उसके डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियरल इंडिकेटर्स क्या होंगे उस कॉम्पिटेंसी के, और वो स्पेसिफिक बिहेवियरल इंडिकेटर्स दैट आर लाइकली टू अकर व्हेन समवन डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट अ कॉम्पिटेंसी। यानी कि बिहेवियरल इंडिकेटर 2 किस्म के होंगे, जब वो डिमॉन्स्ट्रेट करे कॉम्पिटेंसी या डिमॉन्स्ट्रेट ना करे, इन दोनों में डिफरेंट बिहेवियर्स होंगे और ये दोनों होने चाहिए। लिस्ट ऑफ सजेशंस फॉर डेवलपिंग द कॉम्पिटेंसी इन क्वेश्चन। 2 types of systems are used to evaluate competency: comparative system, absolute system. Comparative system क्या होता है? This system bases the measurement
on comparing employees with one others. Comparative system बेस करता है एम्प्लॉय मेजरमेंट्स यानी कि एम्प्लॉयज की कंपैरेटिव मेजरमेंट्स पे, यानी कि वो एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से कंपैरेटिवली मेजर करता है. एब्सोल्यूट सिस्टम क्या होता है? दिस सिस्टम बेस द मेजरमेंट ऑन कंपेयरिंग एम्प्लॉयज विद अ प्री स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. एब्सोल्यूट सिस्टम बेस करता है कि वो मेजर करता है एम्प्लॉय कंपैरिजन विद अ प्री स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यानी कि प्री स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की बेस पे. कंपैरेटिव एंड एब्सोल्यूट बिहेवियरल मेजरमेंट सिस्टम्स. कंपैरेटिव सिंपल रैंक ऑर्डर, एब्सोल्यूट एसेस. Comparative and number 2 alteration rank order, and absolute it is behavioral checklists. Number 3 paired comparisons. Number 3 critical incidents. Number 4 forced distribution. Number 4 graphic rating scales. ये चार comparative और absolute behavioral measurement system के characteristics थी. Now we will study comparative system in detail. Comparative system of measuring behavior imply that employees are compared to one another. Comparative system of measuring behavior compare करता है employees को from one another, यानी कि एक दूसरे से compare करता है. Number 1 सिंपल रैंक ऑर्डर सिस्टम. किसमें सिंपल रैंक ऑर्डर सिस्टम होता है? इन दिस सिस्टम एम्प्लॉयज आर सिंपली रैंक फ्रॉम द बेस्ट परफॉर्मर टू द वर्स्ट परफॉर्मर, यानी कि एम्प्लॉयज रैंक होते हैं फ्रॉम द बेस्ट टू द वर्स्ट परफॉर्मर. ऑल्ट्रेशन रैंक ऑर्डर प्रोसीजर. इन दिस सिस्टम द सुपरवाइजर इनिशियली लिस्ट ऑल द एम्प्लॉयज, then the supervisor select the best performer and the worst performer, then the second best and the second worst, and so forth, alternating from top to bottom of the list until all employees have been ranked. Alteration rank order procedure. इस सिस्टम में सुपरवाइजर इनिशियली लिस्ट करता है तमाम एम्प्लॉयज़ को, फिर वो सिलेक्ट करता है बेस्ट परफॉर्मर और वर्स्ट परफॉर्मर, फिर वो सेकंड बेस्ट परफॉर्मर सेलेक्ट करता है एंड सेकंड वर्स्ट परफॉर्मर सेलेक्ट करता है, एंड सो फोर्थ, alternating from top to bottom the list of all employees have been ranked, यानी कि वो टॉप से लेके बॉटम तक तमाम एम्प्लॉयज़ को रैंक कर देता है. Paired comparison. In this explicit comparisons are made between all pairs of employees to be evaluated. तमाम पेयर ऑफ एम्प्लॉयज को evaluate किया जाता है explicit वाज़े comparisons में. In other words, supervisors systematically compare the performance of each employee with all other employees. दूसरे अल्फाज में सुपरवाइजर सिस्टमैटिकली कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ईच एम्प्लॉय विद ऑल द अदर एम्प्लॉयज, यानी कि एक एम्प्लॉय की तमाम दूसरे एम्प्लॉयज से. फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन. इन दिस सिस्टम एम्प्लॉयज आर apportioned according to an approximately normal distribution. इस सिस्टम में एम्प्लॉयज को अपोर्शन किया जाता है अकॉर्डिंग टू एन अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत. एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत एम्प्लॉयज़ को अपोर्शन किया जाता है. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे 20% ऑफ द एम्प्लॉयज़ मस्ट बी क्लासिफाइड एज एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, यानी कि मिसाल के तौर पे 20% एम्प्लॉयज़ लाजमी क्लासीफाई होने चाहिए एज एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन, यानी कि वो एक्सीड कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन को. 70% मस्ट बी क्लासिफाइड मीटिंग एक्सपेक्टेशन, 70%
क्लासीफाई किए जाएं ऑन मीटिंग एक्सपेक्टेशन, यानी एक्सपेक्टेशन मीट कर रहे हैं. एंड 10% मस्ट बी क्लासिफाइड एज नॉन मीटिंग एक्सपेक्टेशंस, और 10% क्लासीफाई किए जाएं ऑन नॉन मीटिंग एक्सपेक्टेशन, यानी कि वो मीट नहीं कर रहे एक्सपेक्टेशन को. General Electric is one organization that has adopted a forced distribution system. General Electric former GE CEO Jack Welch labeled GE's forced distribution system as vitality curve. जो पिछले GE के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे जैक वेल्च, उन्होंने फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को नाम दिया वाइटैलिटी कर्व. इन हिज व्यू, उनके व्यू में, फोर्स्ड रैंकिंग्स अनेबल मैनेजर्स टू मैनेज लो अचीविंग परफॉर्मर्स बेटर. उनके ख्याल में फोर्स्ड रैंकिंग जो थी वो अनेबल करती थी मैनेजर्स को टू मैनेज लो अचीविंग परफॉर्मर्स बेटर, कि वो लो अचीविंग परफॉर्मर जो हैं उनको बेटर तरीके से, बेहतरीन तरीके से मैनेज करें. G's success in implementing a forced ranking system is cited as the model by many of the 20% of US companies that have adopted it in recent years. GE की सक्सेस से मुतासिर होकर 20% ऑफ द कंपनीज ने इस मॉडल को अडॉप्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. और एट GE each year 10% of managers are assigned the C grade. हर साल GE में 10% मैनेजर्स को C ग्रेड असाइन किया जाता है. एंड इफ they don't improve, they are asked to leave the company. और अगर वो अपने ग्रेड को इम्प्रूव नहीं कर पाते तो उन्हें कहा जाता है कि वो कंपनी छोड़ दें. एडवांटेजेस ऑफ यूजेस ऑफ कंपैरेटिव सिस्टम. कंपैरेटिव सिस्टम यूज करने के फायदे क्या हैं? नंबर 1, दीज टाइप ऑफ मेजरमेंट्स आर इजी टू एक्सप्लेन. ये मेजरमेंट्स एक्सप्लेन करने में आसान होती हैं. Decision resulting from these type of systems are fairly straightforward. Decisions, वो फैसले जो रिजल्ट होते हैं इस तरह के सिस्टम से, वो fairly straightforward होते हैं, सीधे साधे होते हैं. They tend to control certain biases and errors made by those rating performance better than those in absolute system. For example, leniency giving by highest scores to most employees, यानी कि वो biases और errors को ख़त्म कर देती हैं. ये एडवांटेज है कंपैरेटिव सिस्टम का. Central tendency, that is not giving any above expectation or below expectation ratings, यानी कि ये above expectation और below expectation rating नहीं देते. ये कट कर दीजिएगा. सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज नॉट गिविंग एनी अबव एक्सपेक्टेशन और बिलो एक्सपेक्टेशन रेटिंग्स. ये हमने एडवांटेजेस पढ़े कंपैरेटिव सिस्टम के, जिसमें इजी टू एक्सप्लेन है नंबर 1. नंबर 2 कि ये फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कंट्रोल करते हैं सर्टेन बायसेस एंड एरर्स, एंड सेंट्रल टेंडेंसी होती है इनमें. नाउ वी विल स्टडी द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपैरेटिव सिस्टम. Employees usually are compared in terms of a single overall category. Employees को आमतौर पे single overall category की सूरत में कंपेयर किया जाता है. Because the rate resulting data are based on ranking, not on actual scores, there is no information about the relative distance between employees. जो डेटा हमें हासिल होता है वो बेस करता है on ranking and not on actual scores. वो रैंकिंग पे बेस कर रहा होता है और एक्चुअल स्कोर्स पे बेस नहीं करता. और देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, और वहाँ कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती अबाउट द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन एम्प्लॉयज़, के रिलेटिव डिस्टेंस एम्प्लॉयज़ के दरमियान क्या है. नाउ विल स्टडी अ फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट याहू. Yahoo Incorporation is the number 1 internet brand globally
and the most trafficked internet destination worldwide. Yahoo एक इंटरनेशनल ब्रांड है और मोस्ट ट्रैफिक्ड इंटरनेट डेस्टिनेशन है. इस पे हर इंसान जो कि इंटरनेट यूज़ करता है, हर कोई इस पे जाता है और न्यूज़ पढ़ता है और डिफरेंट किस्म के सर्च करता है. Yahoo provides online product and services, offering a full range of tools and marketing solution for businesses to connect with internet users around the world. Yahoo provide करता है कई किस्म के ऑनलाइन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है फॉर बिजनेसेस टू मार्केट देम, अपने आप को मार्केट करने के लिए टू द इंटरनेट यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड. Yahoo is headquartered in Sunnyvale, California. California Sunnyvale में Yahoo का headquarter है. The performance management system at Yahoo has utilized a forced distribution system in past for assessment and reviewing employee performance. Forced distribution system Yahoo ने implement किया था at performance management system, in performance management system to assess and review employee performance. In this system, all departments are required to compare employees. तमाम departments को ये ज़रूरी था कि वो compare करें employees को to one another and assign top, middle and bottom performers based on a predetermined percentage that must fall in each category. Such systems are known as for weeding out of bottom. Such systems are known for weeding out the bottom performers. यानी कि ये ऐसा सिस्टम था जो कि बॉटम परफॉर्मेंस को weed out कर देता था, निकाल देता था. Yahoo has now removed the labeling of employee performance in an attempt to have a better dialogue between employee and managers and less focus on explaining the decisions about which performance grade they were assigned in the evaluation. This change has also meant comparing employee performance to a predetermined standard, not directly to peers. Yahoo ने ख़त्म कर दिया और छोड़ दिया employee labeling of employee performance in an attempt to have a better dialogue between manager and employees, or less focus on explaining the decision about performance grade they were assigned in the evaluation. इस चेंज से एम्प्लॉय पर परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई और इसके तहत एम्प्लॉय पर परफॉर्मेंस ऑन अ प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड पे कंपेयर किया जाता था. ये लाइन कट कर दीजिएगा. इस सिस्टम के तहत एम्प्लॉय पर परफॉर्मेंस एक सिस्टम के तहत प्री डिटरमिन्ड सिस्टम के तहत कंपेयर किया जाने लगा. द कंपनी हैज़ केप्ट सम ऑफ द कंपैरिजंस because managers are asked to rank order the staff members to determine compensation increase and bonuses. Although the employees are not assigned a rank number, managers are generally expected to explain how the increase in pay compared to others in work group. In summary, companies have developed many different methods for assessing and reviewing employees. Yahoo gives an example of how one company has worked to find the most effective methods with important consideration to business objective and the culture of the organization. The evolution of force distribution system at General Electric. General Electric is one of the most frequent cited companies to have utilized comparative rating systems with a force distribution. GE based Fairland, GE base करती है Fairfield में, Connecticut, provides a wide array of products and services globally to customers in area of financial services, media, entertainment, healthcare, energy, technologies, and products such as supply appliances and plastics. In recent years,
The rigid system of General Electric, that is requiring managers to place employees into three groups: top 20%, middle 70%, bottom 10%, has been revised to allow managers more flexibility. When the normal distribution curve is still referenced as a guide, the reference to the 20-70-10 split has been removed, and the work groups are now able to have more A players or no bottom 10s. The company did not view the forced distribution system of the past as a match for fostering a more innovative culture in which taking risk and failure are part of the business climate. As a result, the company has begun evaluating employees relative to certain traits, including one's ability to act in an innovative manner or have an external business focus. In summary, GE's performance management system and revisions to the system provide an example of how decisions made how to measure performance need to be considered. The ramification and resulting the consideration of culture and overall business strategy are also crucial in determining how to measure performance. Absolute system. In absolute system, the supervisor provide evaluation of an employee's performance without making direct reference to other employees. Absolute system में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस चेक की जाती है, सुपरवाइज़र उसे चेक करता है और वो कंपैरिजन में नहीं पड़ता किसी के भी. In the simplest absolute system, supervisors write an essay describing employees' strengths and weaknesses and make suggestions for improvements. Simplest absolute system में supervisor एक essay लिखता है, एक मजमून लिखता है describing each employees, हर employee की strength and weakness and make suggestion for improvement, और improvement के लिए suggestion देता है. मैंने scroll किया, भी कट कर दीजिएगा. One advantage of essay is that supervisors have the potential to provide detailed feedback to employees regarding their performance. उनको detailed feedback दे सकते हैं regarding the performance. On the other hand, essays are almost totally unstructured, so some supervisors may choose to be more detailed than others. A second type of absolute system involves a behavioral checklist, which consists of a form listing behavioral statements that are indicators of various competencies to be measured. The absolute system के दूसरी type है, वो involve करती है behavioral checklist, which consists of a listing of a form listing की तरह की होती है. Behavioral statements that are indicators of various competencies, और behavioral statements होती हैं जो कि indicator होती हैं बहुत से different competencies की जिन्हें हम measure करते हैं. The supervisor's task is to indicate statements that describe the employee being rated. Supervisor को task दिया जाता है वो indicate करे वो statement that describe जो बयान करेगा employee being rated कि employee को किस तरह rate किया गया है. When this type of measurement system is in place, supervisors are not so much evaluators as they are reporters of the employee behavior. जब ये system in place होता है तो supervisors evaluator नहीं होते बल्कि they are reporters of the employee behavior के reporter होते हैं. Example हम discuss करते हैं behavioral checklist item. The employee works arrives on work, ये कट कर दीजिएगा. The employee arrives at work on time. Number 1, never. Number 2, sometimes. Number 3, often. Number 4, fairly often. Number 5, always. अब एक एम्प्लॉय बिहेवियर से मतलब कि चेकलिस्ट अगर फिल करनी हो तो इसमें हम किस चीज़ को टिक करेंगे, यानी कि वो क्या हमेशा टाइम पे आता है या वो कभी भी टाइम पे नहीं आता. एंकर्स फॉर चेकलिस्ट ऑफ अमाउंट क्या है? नंबर 1, 7-point scale. All, an extraordinary amount of, a great amount of, quite a bit of, a moderate amount of,
somewhat, none. 5-point scale क्या है? All, an extreme amount of, quite a bit of, some and none. Now we will study a case study, accountabilities, objectives and standards. Below is an actual job description for a sourcing and procurement internship position that was available at Disney Consumer Products/Studios. Based on information in the job description, create accountabilities, objectives and standards for the position. Title: Graduate Associate Sourcing and Procurement. The position: provide analytical support for sourcing projects impacting business units, specifically targeting Disney Consumer Products and Studios. Number 2, benchmark current pricing models and develop new approaches to pricing, buying various products and services that yield creative and business advantage. Support the continuing effort to increase the percentage of spend influenced, specifically as it relates to business units where we have had only a minor impact. Assist in the development of spend profiles, key stakeholder lists, saving opportunities where existing contracts are leveraged, saving opportunities in commodity areas that have not been sourced. Assist in developing overall sourcing and procurement strategy for partnering with business units, specifically targeting Disney Consumer Products and Studios. The Walt Disney Company is diversified international family entertainment and media company with 2003 annual revenues of $27.1 billion. Its operations include theme parks, resorts, and filmed entertainment, including motion pictures and television shows, home video and DVD products, records, broadcast and cable networks, internet and direct marketing, consumer products, radio and television stations, theatrical productions, publishing events and professional sports enterprises. Ideal candidate क्या होना चाहिए? Ability to conceptualize issues and problems and develop hypotheses around appropriate responses. यानी कि उसके अंदर एबिलिटी हो कि कॉन्सेप्चुलाइज करे इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को और हाइपोथेसिस बनाए अराउंड एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस. इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, ये चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर. सुपीरियर एनालिटिकल स्किल्स बाय एन एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड re-articulate critical aspects of business situation of a large data pool, both qualitative and quantitative. Superior Microsoft Excel modeling skills, strong written and verbal communication skills with the ability to build relationships, ability to work independently, demonstrated ability to manage multiple tasks. Meanwhile, the remaining focus on project deliverables and strategic positions. The opportunity. This will be an opportunity for an MBA intern to utilize project management skills he or she has learned in the classroom. The intern will be faced with difficult or skeptical clients will learn. ये अभी हमने एक आइडियल कैंडिडेट जो इस पोजीशन के लिए जो हमने वॉल्ट डिज्नी की पोजीशन टाइटल ग्रेजुएट एसोसिएट सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट का पढ़ा डिज्नी कंज्यूमर प्रोडक्ट और स्टूडियोज़ के लिए, उसके हमने पहले पोजीशन डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ी और फिर हमने उसमें डिस्कस किया आइडियल कैंडिडेट कैसा होना चाहिए. उसकी जो
कैपेबिलिटीज़ हमने पढ़ी, एक दफ़ा हम उसको दोबारा डिस्कस करते हैं कि हमने पढ़ा उसमें कि उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कंसेप्चुलाइज करे वो इश्यूज़ को और प्रॉब्लम्स को, उसके अंदर एबिलिटी हो कर डेवलप करे हाइपोथेसिस अराउंड एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस, इंटेलेक्चुअल उसके अंदर क्यूरोसिटी होनी चाहिए, उसके अंदर प्रोफेशनल कमिटमेंट टू एक्सेलेंस होना चाहिए कि वो अपने आप को प्रोफेशनली इस तरह बिल्डअप करे कि वो अपने अंदर एक्सेलेंस पैदा करे, उसके अंदर सुपीरियर एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए कि वो किसी भी चीज़ को, किसी भी सिनेरियो को बहुत बेहतर तरीके से सुपीरियरली एनालिटिकली एबिलिटीज़ के साथ एनालिटिकल एनालिसिस कर सके। ये कट कर दीजिएगा ये लाइन। उसके अंदर सुपीरियर एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए डिफाइंड बाय एन एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, कि वो आइडेंटिफाई करे, री आर्टिकुलेट करे critical aspects of business situation from a large data pool, यानी कि बिजनेस सिचुएशन को एक लार्ज डेटा पूल में से वो मीनिंगफुल रिजल्ट्स को निकाल के दे दे, कि जिस तरह एक लार्ज डेटा में से वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके एनालाइज करके प्रोवाइड करे, जो कि क्वालिटेटिव भी हो क्वांटिटेटिव भी हो। सुपीरियर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मॉडलिंग स्किल्स होने चाहिए उसके अंदर, उसके पास स्ट्रॉन्ग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन होनी चाहिए विद द एबिलिटी टू बिल्ड रिलेशनशिप, कि वो एबिलिटी के साथ कि वो रिलेशनशिप्स बिल्डअप करें। उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू वर्क इंडिपेंडेंटली, कि वो इंडिपेंडेंटली काम करे, ये एबिलिटी होनी चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेट करे एबिलिटी टू मैनेज मल्टीपल टास्क, कि मल्टीपल टास्क को मैनेज करने की उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। Meanwhile retaining focus on project deliverables and strategic priorities, कि वो मैनेज करे मल्टीपल टास्क लेकिन उसका फोकस जो है ऑन प्रोजेक्ट डिलीवरेबल और स्ट्रेटजिक प्रायोरिटीज पर ही होना चाहिए। तो डियर कैंडिडेट्स, आज जो हमने पढ़ा इस लेक्चर में उसको एक दफ़ा समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि मेजरिंग बिहेवियर, ये बिहेवियर को किस तरह मेजर किया जाता है, कि बिहेवियर जो है वो फ्यूचर की परफॉर्मेंस की तरफ इंडिकेट करता है, पॉइंट्स करता है। और बिहेवियर को मेजर करने के लिए हमने अप्रोचेस पढ़ी कि कौन सी अप्रोचेस हैं। सबसे पहले हमने बिहेवियर से मुतल्लिक पढ़ा कि बिहेवियर पॉइंट्स टू द फ्यूचर परफॉर्मेंस, और एम्प्लॉय बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दोनों स्ट्रेटजिक अहमियत के हामिल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और फिर हमने ये डिस्कस किया कि बिहेवियरल अप्रोच टू परफॉर्मेंस मेजरमेंट इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, कि जो बिहेवियरल अप्रोच है वो असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी पे बेस करती है कि कॉम्पिटेंसीज किस किस्म की हैं। और फिर हमने दो टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज पढ़ी, जिसमें हमने नंबर 1 डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसी पढ़ी और दूसरा थ्रेशोल्ड। डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसी वो कॉम्पिटेंसी है जो हमें अलाउ करती है डिस्टिंग्विश करने के लिए कि बिटवीन एवरेज और सुपीरियर परफॉर्मेंस क्या फ़र्क है। थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी ये वो कॉम्पिटेंसी होती हैं जो कि चाहिए होती हैं किसी भी जॉब को फुलफिल करने के लिए, जॉब को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम लेवल पे, मिनिमली एडिक्वेट स्टैंडर्ड पे चाहिए होती हैं। यानी फिर हमने केस डिस्कस किया एग्जांपल के तौर पे एक आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कि उसके लिए डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसी होगी प्रोसेस मैनेजमेंट, और थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी होगी उसके लिए चेंज मैनेजमेंट। फिर हमने ज़ीरोक्स कैपिटल सर्विसेज का केस डिस्कस किया कि ज़ीरोक्स कैपिटल सर्विसेज ने किस तरह सक्सेसफुल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया। देन इंडिकेटर्स हमने डिस्कस किए। देन वी हैव डिस्कस्ड इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स पॉइंट करते हैं टुवर्ड्स अ कॉम्पिटेंसी, यानी कि टू चेक कि एम्प्लॉय एक कॉम्पिटेंसी पोजेस करता है या नहीं, वी हैव टू मेजर इंडिकेटर्स। हमें इंडिकेटर्स मेजर करने पड़ते हैं। इंडिकेटर क्या होता है? इज अ बिहेवियर इफ डिस्प्लेड सजेस्ट दैट द कॉम्पिटेंसी इज प्रेजेंट,
यानी कि इंडिकेटर अगर मौजूद हो तो वो बिहेवियर शो होता है जो कि कॉम्पिटेंसी के मौजूद होने का, ये लाइन कट कर दीजिएगा। इंडिकेटर इज अ बिहेवियर दैट शोज एंड सजेस्ट द कॉम्पिटेंसी इज प्रेजेंट, कि वो बताता है कि कॉम्पिटेंसी प्रेजेंट है। इंडिकेटर वो बिहेवियर होता है। देन वी हैव डिस्कस्ड अ केस स्टडी ऑफ ओनर मैनेजर ऑफ अ फास्ट ग्रोइंग बिजनेस जो जिम्बाब्वे में थे और वो ईआरपी इम्प्लीमेंट करा रहे थे, और ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में उन्हें एक कंपनी जिससे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया वो सक्सेसफुल ना रह सका, उन्होंने उसको ख़त्म किया। उसको ख़त्म करने की सबसे बड़ी वजह एटीट्यूड प्रॉब्लम था ऑफ द प्रोग्रामर्स, कि वो डील नहीं करते थे सही तरह से बिजनेस ओनर्स को, यानी कि प्रोसेस ओनर जो बिजनेस ओनर थे उन्हें वो सही तरह से डील नहीं करते थे, ना बताते थे कोई चीज़। और इस एटीट्यूड प्रॉब्लम की वजह से उस ओनर मैनेजर ने वो ईआरपी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया और एक दूसरी कंपनी के साथ शुरू किया जिसमें उसे जिस कंपनी का मोटो था यू एंजॉय वर्किंग विद, यानी कि उस कंपनी के साथ आप काम करने में एंजॉय करेंगे। और उस कंपनी ने वही टेक्निकल कॉम्पिटेंसी के साथ वो ईआरपी इम्प्लीमेंट कर दिया और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ी। उसकी जो वजह थी उस कंपनी की बेहतर होने की वजह कि वो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते थे और कॉन्टीन्यूस बेसिस पे मैयर करते थे कि कौन से प्रोग्रामर्स फर्स्ट इंस्टेंस में किसी कंपनी में ईआरपी विदाउट एनी कॉम्प्लेट इंस्टॉल करके इम्प्लीमेंट करके आएंगे, और इसी बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस मैयर की जाती थी। देन वी हैव डिस्कस्ड 5 indicators whose presence would indicate the existence of consideration of competency। वो क्या थे? supports subordinate projects, ask well about well-being of employees' lives outside work, encourage subordinates to reach their established goals, get to know employees personally, and show respect for the employees' work and home lives. Then we have discussed components of competency, कि components क्या हैं competency के, उसका definition, description of specific behavior indicators. Then we have discussed the description of specific behaviors that are likely to occur when someone does not demonstrate a competency effectively. List of suggestions for developing the competency in question. Then we have discussed competency systems, कि competency systems कॉम्पिटेंसी को एवेल्यूएट करने के लिए कितने किस्म के सिस्टम्स हैं, उनमें 2 हमने डिस्कस किए कि कंपैरेटिव सिस्टम होता है जिसमें एम्प्लॉयज़ को कंपेयर किया जाता है विद वन अनदर, और एब्सोल्यूट सिस्टम होता है कि जिसमें एम्प्लॉयज़ को कंपेयर किया जाता है प्री स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के साथ। और देन हमने उनके कंपोनेंट्स को पढ़े कि कंपैरेटिव में और एब्सोल्यूट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। देन वी हैव डिस्कस इन डिटेल कंपैरेटिव सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं और उन्हें हमने डिटेल में डिस्कस किया। देन वी हैव डिस्कस्ड जनरल इलेक्ट्रिक केस स्टडी कि जनरल इलेक्ट्रिक ने फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्लीमेंट किया हुआ था और जैक वेल्च जो उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उन्होंने उस सिस्टम को नाम दिया था वाइटलिटी कर्व का, और उस सिस्टम से मुतासर होकर कई दूसरी कंपनीज ने 20% ऑफ द डिफरेंट यूएस कंपनीज ने वो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देन वी हैव डिस्कस्ड एडवांटेजेस ऑफ कंपैरेटिव सिस्टम्स, और वो हमने फिर उसके बाद हमने डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपैरेटिव सिस्टम्स को डिस्कस किया कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। देन वी हैव डिस्कस्ड फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट याहू, वो हमने डिटेल में केस स्टडी डिस्कस की। Then we have discussed force distribution system at General Electric, और then we have discussed absolute system के advantages हमने पढ़े और फिर example से उसे डिस्कस किया, और फिर हमने in the end केस स्टडी डिस्कस की जिसमें accountability, objective and standards को डिस्कस किया with reference to our title position। और इसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। ये लेक्चर आज का यहाँ कंप्लीट हो गया और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।